हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 4 जून 2023 और 4 जून 2023 का आपका सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ था, तो आइए दोनों शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, एमपी जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग हिंदी से जितने टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और यह वीडियो दोस्तों जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं कि किस विषय से, किस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं या किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्नों को हमको ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं, फिर थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए आपके सेकंड शिफ्ट में एमपी जीके से प्रश्न बना हुआ है कि मध्य प्रदेश के उत्खनन मंत्री कौन है। तो ध्यान रखना श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश के उत्खनन मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी हो जाएंगे। और इनका नाम आपके ऑप्शन में भी था और यही नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां से एक और इम्पोर्टेंट बात, एमपी जीके के जो स्पेशल है, एमपी जीके स्पेशल जिसे हम कह सकते हैं, वहां से प्रत्येक शिफ्ट में जो है 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एमपी जीके के प्रश्नों को जरूर पढ़ के आइए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला आपका अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद से प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, 100% है। देखिए अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है, तो इसका ऑप्शन में दिया गया था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 19 क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वह स्वयं विचार कर सकता है और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार उसे मिला हुआ है। यही था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। अब दूसरा प्रश्न इसी में पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 का 1 जो है, इसमें संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इसमें जो संशोधन किया गया था वह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 में संविधान संशोधन किया गया था। ये दोनों आपका अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको डिस्कस करना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बीबीसी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता। तो ध्यान रखना बीबीसी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो 2022 का खिताब हुआ था, इसको बेथ मीड ने जीता हुआ था। बेथ मीड ने बीबीसी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता हुआ था, और इनका नाम जो है आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमने अभी अनुच्छेद की बात की थी, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19 के 1, ऐसे ही अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 64 करके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दी है महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके, जहां पर हमने अनुच्छेद 1 से लेकर जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते हैं, सभी अनुच्छेदों को डिस्कस किया है। वीडियो मात्र 30 मिनट की है, लेकिन वहां पर हमने सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करके आपको आसानी से समझाने का, जहां पर ट्रिक की जरूरत है वहां पर ट्रिक के माध्यम से हमने आपको समझाया है। इसलिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, जो कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी एग्जाम आपका हो, सभी के लिए वह इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इसलिए सभी लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला वीडियो आपको दिया गया था कि कन्नड़ पुरस्कार 2020 किसने दिया गया था। तो ध्यान रखना कन्नड़ पुरस्कार 2022 जो है यदुवीन कृष्णराजा को दिया गया था, और इनका नाम आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा, और यही नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर किसी भैया ने बताया था कि कर्नाटक रत्न 2022 किससे दिया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखना कर्नाटक रत्न 2022 जो है ये पुनीत राजकुमार को दिया गया था। यह पुरस्कार देखिए कर्नाटक सरकार दिवंगत कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगी, यानी अवार्ड जो है मरणोपरांत दिया जाएगा कर्नाटक रत्न 2022। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिंदुसार के पिता का क्या नाम था। यह हिस्ट्री का प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए जो बिंदुसार थे, इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी माता का नाम था दुर्धरा करके, और चंद्रगुप्त मौर्य आपके ऑप्शन में भी था, और यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध किन 2 नदियों के बीच में होता है। देखिए राजा पोरस और सिकंदर के मध्य में युद्ध हुआ था, ये हम सभी को पता है, लेकिन यह युद्ध जो है 2 नदियों के बीच में हुआ था, इसको भी सबको पता होना चाहिए, और यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो यह जो है झेलम और व्यास 2 नदियों के बीच में यह युद्ध हुआ था, और झेलम और व्यास जो है आपके ऑप्शन में भी था, और यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कृष के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। इसको ध्यान से सुनना है। कृष के साक्ष्य जो हैं ये मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कृष के साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। 2 चीज, एक पशुपालन और दूसरा कृषि। और दूसरा पॉइंट है, जब आपसे युग की बात की जाए तो ध्यान रखना पशुपालन और कृषि जो है ये नवपाषाण युग में इनकी खोज की गई थी, या फिर ये जो है नवपाषाण युग में मिले थे, ठीक है। जब युग पूछा जाए तब आपको यहाँ पर सही करना है।
फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले भोपाल विधानसभा में कितने सदस्य, यानी जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उसके पहले भोपाल विधानसभा में कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखना कुल सदस्यों की संख्या 30 थी। अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत में पहले कैबिनेट का गठन कब किया गया, तो ध्यान रखना स्वतंत्र भारत में पहले कैबिनेट का जो गठन हुआ था यह 15 अगस्त सन 1947 को किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पूर्ण विधानसभा कब शुरू हुई, तो ध्यान रखना भारत में जो पूर्ण विधानसभा शुरू हुई यह 8 मार्च सन 1952 में शुरू हुई थी। देखिए दोनों प्रश्न आपको कुछ सेम लग रहे होंगे लेकिन दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, अलग अलग भैया द्वारा बताए गए हैं। दोस्तों होता क्या है कि हमको प्रश्न आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। जब भैया बहन एग्जाम देके आते हैं तो कुछ भैया बहन जो प्रश्नों को भेजते हैं तो उनके द्वारा बताए गए प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस कराते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो वो सही बताने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन भूल जाने के कारणवश वो सही प्रश्नों को ना बता पाकर कहीं कहीं नाम को चेंज हो जाता है उनके द्वारा। फिर भी हम प्रश्नों को सही से जानकर, प्रश्नों को सही से समझकर उसका सही आंसर आपको बताने का पूरा प्रयास किया जाता है। यदि कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका सही प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। और सभी लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से जरूर जाएँ, जिससे कि आपको PDF नोट्स और जो भी संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं टेलीग्राम चैनल पर। और सभी जानकारियाँ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, इसलिए सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का कुल वार्षिक बजट कितना है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश का कुल वार्षिक बजट आया था 3.14 लाख करोड़ रुपए का आया था मध्य प्रदेश का कुल वार्षिक बजट। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2021 में किसानों की आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ध्यान रखना वर्ष 2021 में किसानों की आय में 3.9% की वृद्धि हुई थी और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हिंदी का प्रश्न आपको यहाँ पर देखना, हमने यहाँ पर चीज़ों को नहीं लिखा है। देखिए आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि यही सभी चीज़ें सेकंड शिफ्ट में है। देखिए विलोम से प्रश्न पूछा गया है, वाच्य से प्रश्न है, छंद से प्रश्न है 1 प्रश्न, लोकोक्त से 2 प्रश्न है, मुहावरे से 1 प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का 2 प्रश्न है, अव्यय से 1 प्रश्न है, अलंकार से 1 प्रश्न है, शब्दयुग में 1 है, वाक्य क्रम 1 है और क्रिया विशेषण से 1 प्रश्न पूछे। यानी इतने टॉपिक को मिलाकर 20 नंबर की हिंदी पूछी जा रही है। अब इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद हम लोग जो है थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को और मूव करते हैं। ठीक है, अब थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए थर्ड शिफ्ट में MPGK से फिर से देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। अब देखिए वहां पर इसी टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था, उत्खनन मंत्री। अब पूछ लिया कि राज्यपाल कौन थे, प्रथम राज्यपाल, और ये रिपीटेड प्रश्न है। तो ध्यान रखना भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया हो सकता है आपके ऑप्शन में सिर्फ पट्टाभी सीतारमैया दिया हो, तब भी आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं आपके जो बार बार हर दूसरे तीसरे दिन में किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए MPGK को खास करके आप लोग एक नज़र में जरूर देख के आइए। और इसके लिए हम एक वीडियो तैयार करेंगे या फिर टेलीग्राम पर PDF अपलोड कर देंगे, जिसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर ही दे देंगे। जितने रिपीटेड प्रश्न अभी तक के हम सभी प्रश्नों को एक जो है PDF तैयार करके आपको दे देंगे या फिर एक वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। आप लोग उस वीडियो को देख लेना या फिर PDF जब पड़ेगी तो उसको देख लेना, इसलिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ लें, इसीलिए कर रहे हैं। तो आपको क्या होगा कि आपको प्रश्नों को समझने में आसानी होगी और जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आप एक बार समझ भी जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि बजट 2023-24 में शिक्षा पर कितना प्रतिशत गवर्नमेंट खर्चा करने की योजना बना रही है, तो इसका तो आंसर था आपका 1.12 लाख करोड़ रुपए। गवर्नमेंट जो है 2023-24 में शिक्षा पर 1.12 लाख करोड़ खर्चा करने की योजना बना रही है। देखिए वित्तीय वर्ष केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है। ठीक है, ये था आपका बजट 2023-24 का जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इसी से आपको दूसरा प्रश्न फिर से पूछ सकते हैं या फिर यही प्रश्न पूछा गया हो, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हमको तो सही लग रहा है 2022-23, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि 23-24 पूछा गया, तो 23-24 का आंसर होगा 1.12 लाख करोड़ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप 22-23 का भी बजट जानिए। सरकार ने 2022-23 में बजट में शिक्षा के लिए 1,04,277 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, यानी 1,04,277 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं शिक्षा बजट पर। 2022-23 का बजट है और 23-24 में 1.12 लाख करोड़ की है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आप समझ लीजिए। जब भी आपके एग्जाम में कोई भी बजट पूछा जाए 22-23 या 23-24 तो आप उसका राइट आंसर करके जरूर आए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम पूछा गया था वृहद स्नानागार का वर्णन किस सभ्यता में मिलता है, और इसी प्रश्न को दूसरे भैया ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार कहां से पाए गए हैं। तो हमने दोनों प्रश्नों का आंसर बता दिया, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी न हो। जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है उसका सही आंसर आप देखेंगे। देखिए वृहद स्नानागार का वर्णन सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, और दूसरा प्रश्न था सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार कहां पाए गए थे। इसका सही आंसर था मोहनजोदड़ो। हमने दोनों का सही आंसर बता दिया है। जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया था उसका सही आंसर आप यहां से देख लेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं।
देखिए दो अध्यक्ष होते हैं, एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, लेकिन यहाँ पर अस्थायी अध्यक्षों की बात की गई है। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा के चाहे अध्यक्ष कहिए चाहे अस्थायी अध्यक्ष कहिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनका नाम आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए 11 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हो सकता है आपसे कभी भी अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले, तो उनका नाम दूसरा है, उसे आप एक बार जरूर देख लेंगे या फिर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे उनका नाम। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे देखिए, बहुत सरल प्रश्न पूछा गया केमिस्ट्री से कि ऑक्सीजन का संकेत चिन्ह क्या होता है। तो सबसे पहले जब आपसे ऑक्सीजन संकेत पूछा जाए ओ करेंगे, जब ओ आपके ऑप्शन में ना दिखे तब आपको O2 पे करना है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको O को देना है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी O2 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसी वस्तु को जलाने पर सबसे अधिक क्या निकलती है या फिर कौन सी गैस निकलती है। तो ध्यान रखना कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक निकलती है। किसी वस्तु को पॉलीथीन हुई या कोई भी चीज हुई जब हम जलाते हैं सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका जो बार बार रिपीटेड हुआ है, जिसको हम 3-4 बार खुद रिपीट कर चुके हैं प्रश्न को, कि IR किसका संकेत होता है। तो ध्यान रखना इरिडियम का, और यह आपके ऑप्शन में पूछा गया था और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IR इरिडियम का संकेत होता है। अगला प्रश्न आपसे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आज उठाया गया है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो ध्यान रखना वायु में जो ध्वनि का वेग होता है या फिर ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। आपके एग्जाम में इसको मीटर प्रति सेकंड को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे लिखे 332 मीटर प्रति सेकंड, चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न आज पूछा गया है। फिर से देखिए एक और अच्छा प्रश्न केमिस्ट्री से पूछा गया था कि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है। तो ध्यान रखना जो अम्ल होता है यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और इसी के साथ हमने क्षार का भी बता दिया है। क्षार जो है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल नीले को लाल करेगा, क्षार लाल को नीला करता है। अब आपको मन में आएगा कि केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से हम किन प्रश्नों को पढ़ के जाएं। आपको ध्यान से सुनना है। केमिस्ट्री से आप जो है सबसे पहले अम्ल, क्षार, दूध, ब्लड का पीएच मान पढ़ के जाइए, पानी का पीएच मान पढ़ के जाइए, एकदम करेक्ट वैल्यू पढ़िए। नींबू का क्या हो सकता है, तो खट्टे पदार्थ इनका वैल्यू 6 से कम होगा, इसलिए पीएच वैल्यू पढ़ के जाइए। विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, बी की कमी से, B12 की कमी से, डी की कमी से और के की कमी से, ये लोग बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इतना तो जरूर आप पढ़ के जाइए। और इनके रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, ये पढ़ के जाइए। दूसरा पॉइंट, आप फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स में आप लोग जो है SI पद्धति में मात्रक पढ़ के जाइए। ठीक है, SI पद्धति जो मात्रक होते हैं उसे पढ़ जाइए। बायोलॉजी में आप जीवों को जो है वैज्ञानिक नाम पढ़िए, और भी कई टॉपिक हैं जिनको हमने एक वीडियो के माध्यम से लिंक पे हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में हमने 150 विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके दे दी है लिंक। वीडियो लगभग आपकी शायद 45 या 50 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो में हमने उन सभी टॉपिकों को डिस्कस किया जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न जहां से उठाए जा रहे हैं या फिर पूछे जा रहे हैं। इसलिए जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया सभी लोग जरूर देख लेना। वीडियो जो है आपकी MP पटवारी के लिए बनाई गई थी, इस एग्जाम के लिए भी मोर देन सफिशिएंट होगी, या फिर आने वाला कोई भी एग्जाम हो जहां पर साइंस होगा उसके लिए मोर देन सफिशिएंट वीडियो होने वाली है। इसलिए सभी लोग वीडियो को जरूर देख लेना। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करेंगे, इसके बाद इंग्लिश के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए हिंदी में आपसे विलोम में 2 प्रश्न, क्रिया विशेषण से 2 प्रश्न पूछे गए थे, लोकोक्ति में 2 प्रश्न, मुहावरे से 1 प्रश्न, शुद्ध वर्तनी से 2 प्रश्न, छंद से 1 प्रश्न, एक अलंकार से, शब्दयोग में वाक्य क्रम, वाक्य कारक, और इसके बाद जो है आपसे पूछा गया था विभक्ति पूछी गई थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट से आपसे प्रश्न हिंदी में देखिए फिर से उसी सभी पॉइंट रिपीट होते हैं। दोस्तों इन दोनों चीजों को देखते हुए हमने डिस्क्रिप्शन में हिंदी स्पेशल पार्ट 1, हिंदी स्पेशल पार्ट 2 करके 2 वीडियो लगाई है। दोनों वीडियो लगभग आपकी 1.5 घंटे की होगी, लेकिन उस 1.5 घंटे में आप हिंदी को उन सभी टॉपिकों को समझ जाएंगे, उन सभी टॉपिकों को आसानी से याद हो जाएगा, आपको आसानी से चीजों को समझ जाएंगे जो आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने लोगों ने अभी एग्जाम नहीं दिया सभी लोग दोनों वीडियो को जरूर देखना। लगभग 7 से 8 हजार बच्चों ने वीडियो को पढ़ा है, उन सबको कितना फायदा हुआ है वो सभी खुद ही कमेंट में आके कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट किए हैं। आप लोग कमेंट भी देख सकते हैं। आप सबसे कहेंगे जरूर देखना, क्योंकि वहां पर हमने जो चीज सरल से सरल, जितने सरल हो सकती है उतने सरल शब्दों में आपको समझाया, जो चीज ट्रिक से समझाई जा सकती है उसे ट्रिक से समझाने का प्रयास किया है। यानी कम समय में अधिक से अधिक सब चीजों को सरल से सरल शब्दों में बहुत अधिक चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया है, हमने अपना पूरा प्रयास किया है। इसलिए आप सभी लोग दोनों वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। जितनी भी लिंक लगाई जाती है डिस्क्रिप्शन में सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लगाई जाती हैं। अब हम लोग हिंदी की ओर मूव करते हैं और हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। देखिए हिंदी में आपसे एक्टिव पैसिव से 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 से 3 प्रश्न है आपके। इंटोनिम से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिनोनिम से 3 प्रश्न रहेंगे, 3 से कम प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। PQRS से आपसे 3 से लेकर 5 के बीच में संख्या पूछी जा रही है, 3 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और सेकंड शिफ्ट में सेंटेंस इंप्रूव के 2 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि सेकंड आपके जो है ये फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछे गए। ये आपके जो है ये आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में सेंटेंस इंप्रूव के प्रश्न नहीं पूछे गए थे। इन सभी टॉपिकों से आपके इंग्लिश के प्रश्न पूछे जा रहे हैं 20 नंबर के। इसलिए देखिए हम ये कहेंगे कि ना आपकी स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर, एमपीजी के, साइंस और इंग्लिश, हिंदी कोई भी प्रश्न नहीं कठिन आ रहे हैं। यदि आपको लग रहा है प्रश्न कठिन है तो कोई प्रश्न कठिन, बहुत आसान पेपर बनाया जा रहा है आपका। और जिन्होंने एमपी पटवारी एग्जाम की तैयारी की है वो 100% यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे, क्योंकि सेम प्रश्न यहाँ पर छप के आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपकी यदि आपने जो है सही सिलेबस को पढ़ा है, कभी कभी क्या होता है कि हम सही सिलेबस तक नहीं पहुंचते हैं या फिर कोचिंग समय सही सिलेबस नहीं पहुंचाया जाता है, जिसके कारण हमें एग्जाम बहुत टफ लगता है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ें पढ़ के आए वो प्रश्न में आ रही नहीं। लेकिन होता क्या है कि हम सही जो है पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सही जो चीज़ें हमको पढ़नी रहती हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एग्जाम का सही सिलेबस होता है, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम उन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं और जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें ऐसे लगता है कि हर चीज़ें पूछी जा रही है। इसलिए सही सिलेबस पढ़िए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको पढ़िए। सिलेबस को एकदम 100% आप सही पढ़िए, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी प्रश्न कठिन नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।